पिछली जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद हमने भारत की स्थिति को देखा कि भारत की जो स्थिति है गोलार्ध के आधार पर किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्या डिस्टेंस है, कौन कौन से पड़ोसी देश है, तथा प्रधान जो समय रेखा है भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये विभिन्न जो वाटर बॉडीज और बफर स्टेट्स है उसके बारे में डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया था भारत का भौतिक विभाजन, और विभाजन के अंतर्गत हमने देखा कि भारत के अंतर्गत भूभाग की जो विविधता पाई जाती है, उस विविधता के आधार पर यहाँ पर पर्वत देखने को मिलता है, यहाँ पर पहाड़ियाँ, पठार तथा मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोटे तौर पर इस प्रकार से पूरे के पूरे भारत का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया कि पूरा का पूरा जो भारत है उस भारत को हम किस प्रकार से विभिन्न भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो मैन जो डिवाइडेशन, आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर लूंगा, आप निश्चित रहें। केवल और केवल समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो भारत का जो विस्तार है, यानी भारत के जितने जो फिजियोग्राफिकल जो डिविजन्स है, उन डिविजन्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 6 दे रखा है, कहीं पर भी आपको 4, मेनली आपको 4 ही याद रखने हैं। 4 कौन कौन सी याद रखना है, आपको याद रखना है। पहला तो ये आपका हिमालय रीजन है, पूरा का पूरा हिमालय। इसके अंतर्गत आपके मैंने कहा था कि इसके अंदर हिमालय भी आ जाएगा, ट्रांस हिमालय भी आ जाएगा, और पूर्वांचल भी आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो है पूर्वी उत्तरी मैदान। अब इसी उत्तरी मैदान के अंतर्गत, यानी आपका जो उत्तरी मैदान है, उस उत्तरी मैदान के अंदर ही आपको रेगिस्तान यानी थार के मरुस्थल को इसके साथ ही पढ़ना होता है, यानी रेगिस्तान को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इसके साथ ही पढ़ेंगे, यानी उत्तरी मैदान के साथ पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो फोर्थ रहता है उसमें तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन आप करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, और छोटा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर भारत के मानचित्र को अगर देखें, तो भारत के मानचित्र में आप देखेंगे कि भारत का ये पूरा का पूरा जो मानचित्र है, उस मानचित्र में ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। अब इसी पर्वतीय क्षेत्र का ये जो भाग है, इसको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। ईस्टर्न हिल्स जो है वो इसमें शामिल की जाती है। इसके अलावा बीच बीच में कई पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि विंध्याचल भी मिलता है, आपको नीलगिरी की पहाड़ियां भी मिलती है। तो इन पहाड़ियों को इससे अलग रखा गया है। तो मेन पोर्शन ये है। फिर उत्तरी मैदान में जब स्पेशल जो फीचर्स है उसमें, जैसे कि ये हमने कहा कि ये जो थार है, जो डेजर्ट है, उसको अलग रखा जा सकता है, लेकिन कई जगह पर आप देखेंगे कि डेजर्ट को इसी मैदानों के साथ शामिल किया जाता है, यानी उत्तरी मैदान है उसके अंदर इसको शामिल कर दिया जाता है। और पीछे जो बचता है वो है आपका ये जो भाग है, इसको दक्कन का पठार, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। ये दक्षिण का प्लेट्यू रीजन है, जहां पर आपको काली मिट्टी के जमाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद जो बचता है वो है आपका कोस्टल रीजन। अब कोस्टल रीजन के अंतर्गत आपका ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट, और ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट। दोनों कोस्ट को अलग पड़ता है, और इन्हीं कोस्ट को साथ हम अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को साथ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटे तौर पर इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पूरे के पूरे भारत का। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का जो भौतिक है, यानी फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स है, उनको किन भागों में बांटा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे डिवाइडेशन किया है। तो इस डिवाइडेशन में देखेंगे तो सबसे पहले हमने डिवाइडेशन किया है, एक तो हिमालय। हिमालय में याद रखिएगा, हिमालय के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हिमालय के अंतर्गत अगर हम डिस्कशन करेंगे तो मेन जो हिमालय है वो हिमालय का, जैसे कि यहाँ पर बना देता हूँ, ये हिमालयन रीजन है। इस हिमालयन रीजन के साथ साथ अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा क्षेत्र है, तो हिमालय के बाद, जैसे कि ये इसके बाद का एरिया जिसे ट्रांस हिमालयन क्षेत्र कहते हैं, हिमालय के पार का क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र होता है जो हिमालय के साथ ही पड़ते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अलग, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या ईस्टर्न हिल्स
के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हिमालय, और हिमालय को हम इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करके उसका डिस्कस करेंगे। फिर है आपका नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन के अंतर्गत आपका 3 मुख्य नदियाँ, जो मैन रिवर्स है वो 3 है। उस मैन रिवर्स में कुछ रिवर्स के सिस्टम देखेंगे। देखते कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और इसके बाद आती है यहाँ से व्यास। ये नदियाँ 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नदियों का ये जो समूह है, जो पंजाब के अंदर भी बहता है, ये सिंधु नदी का सिस्टम कहलाता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस रिवर। अब इंडस रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे नो डाउट कोई न कोई प्लेन बनेगा, क्योंकि जहां नदियां जो हिली रीजन से जब नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती हैं, और सेडिमेंट्स को जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरती है तो वहां पर डिपोजिट कर लेती है। तो एक तो सिंधु नदी से बना हुआ प्लेन्स, दूसरा गंगा और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, यानी उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है उनका डिस्कशन हम करेंगे। दूसरा, यानी एक प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक प्लेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो गंगा यमुना यानी गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा बनाया जाएगा, और तीसरा जो प्लेन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित प्लेन्स कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्लेन्स को हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत, नर्दर्न प्लेन के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं पेनिसुलर जो प्लेट्यूज है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो दक्कन का प्लेट्यू जो है, ये आपका दक्कन का प्लेट्यू है। इस दक्कन के प्लेट्यू को इसके साथ पढ़ते हैं, और दक्कन के प्लेट्यू के साथ साथ ये 2 घाट्स लगे हुए। अब घाट क्या होते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 घाट है जो बे ऑफ बंगाल से एडजर्न है, साथ लगा हुआ है, उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। और जो अरेबियन सी यानी अरब सागर के पास में लगा हुआ जो क्षेत्र है उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। इसके बाद हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे। तो आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं या भारत का मरुस्थल भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट जो रहता है वो रहता है आपका तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन भी 2 कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। एक कोस्टल प्लेन जो है आपको यहाँ पर गुजरात के सौराष्ट्र से लगाकर यहाँ पर आपके केरला तक, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो इन कोस्टल प्लेन्स को हम देखेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो तो यहाँ का जो कोस्टल प्लेन है जो आपका कहलाता है मालाबार, और इसका जो कोस्टल प्लेन है वो कहलाता है यहाँ पर कोरोमंडल। कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है। तो ये आपके कोस्टल प्लेन इसके साथ देखे जाएंगे, और कोस्टल प्लेन के साथ साथ ही हम लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, और जो अंडमान निकोबार है उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में पहाड़ी क्षेत्र भी है, वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र भी है, वहां पर पठारी क्षेत्र भी है, वहां पर कोस्टल रीजन्स भी है। हर प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो जमीनें हैं, अलग अलग प्रकार के जो धरातल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले जैसे कि भारत के भौतिक विभागों का जो विभाजन किया गया है वो इस प्रकार से विभाजन आप देख सकते हैं। अब विभाजन किस प्रकार से किया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि नंबर 1 दे रखा है, नंबर 1। अब ये नंबर 1 जो है ये है आपका हिमालय। अब हिमालय का जो रीजन है, तो हिमालय का जो रीजन है वो यहाँ पर देखिए, भारत का जो हिमालयन रीजन है वो यहाँ पर है इस प्रकार से, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पर आपने मैंने कहा कि ये आपका हिमालयन रीजन यहाँ पर है। और दूसरा जो हिमालय का दूसरा जो हिस्सा है वो यहाँ पर आर्क यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला दूसरा रीजन है। अब ये जो रीजन है इसको हम ईस्टर्न माउंटेन्स कहते हैं या ईस्टर्न हिल रीजन्स कहते हैं, और ये है आपका हिमालय। अब हिमालय के बाद ये जो हिस्सा है जो एल लिखा रोका हिमालय, ये भी इसमें शामिल है, लेकिन हिमालय के साथ ये जो पोर्शन है ये तो आ गया नेपाल। तो ये तो आपका नेपाल के अंतर्गत आएगा, और ये जो है ये आपका आ जाएगा भूटान के अंतर्गत। नेपाल और भूटान को इसमें अलग रखा गया है, नेपाल और भूटान, ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान, लेकिन हिमालय चारों तरफ है। अब हिमालय के अंतर्गत भी यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां पाई जाती है, यानी 3 श्रेणियों का अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, आप देखिएगा कि 3 यहाँ पर श्रेणियां आपको पर्वतों की देखने को मिलती है। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है,
सबसे पहले अगर हम देखेंगे नीचे से चलते हैं तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली पर्वतशैली है इसको हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक के बाद यहाँ पर आपका मध्य हिमालय के बाद ऊपर की तरफ जो है वो है आपका ग्रेट हिमालय। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। तो इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बाद पीछे जो बचता जो क्षेत्र है, यानी हिमालय पूरा हो गया, हिमालय के बाद ये हिस्सा बच गया, ये हिस्सा बच गया। ये जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। इसी पार हिमालय में आपका काराकोरम, जास्कर और आपका लद्दाख का जो रीजन है वो इसमें अंदर शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा जो रीजन है, जैसे कि हमने कहा था कि हम बात करेंगे उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान जो है, जैसे कि उत्तरी मैदान के अंतर्गत देखिएगा यहाँ पर थार के मरुस्थल को शामिल किया गया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल के साथ, क्योंकि थार के मरुस्थल के अंदर भी नदियों द्वारा निर्मित मैदान, ये मैदान पूरा का पूरा जो डॉट डॉट में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मैदान है। ये आपको सेकंड नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ये आपको याद करना है, जिसका नाम है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बाद हम 2 हो गए। अब 2 के बाद हम 3 नंबर पर पहुंचते हैं। तो 3 नंबर पर है हमारा दक्कन प्लेट्यू। अब ये दक्कन का पठार जो है, इस दक्कन के पठार को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ये अरावली के ऊपर का क्षेत्र, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपका प्लेट्यू है। अब इस प्लेट्यू रीजन को हमने 3 नंबर पर रखा है और ये कहलाता है हमारा दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपका विंध्यन, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, अरावली के कुछ हिस्से, कर्नाटक, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके अंदर ही हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पर जो है वो आता है हमारा कोस्टल रीजन, और कोस्टल रीजन के साथ साथ ही हम डिस्कस करते हैं हमारे जितने भी जो तटीय क्षेत्र है। तो ये आपके देखिएगा जो रेड कलर से मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये रेड कलर वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कोस्टल रीजन कहलाता है। अब कोस्ट भी जो ईस्ट की तरफ है वो ईस्टर्न कोस्ट कहलाएगा, और जो वेस्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट कहलाएगा। इसके साथ ही 4th नंबर के अंतर्गत हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम 4 भौतिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक विद्वान रहे हैं जिसे एसपी चटर्जी कहा जाता है। एसपी चटर्जी के अनुसार इस प्रकार का ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। यहां तक कोई समस्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र का अर्थ हो गया कि जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, इस हिमालय क्षेत्र को इसके अंतर्गत हम रखेंगे। अब इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको रखेंगे तो इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि हमारा हिमालय किस प्रकार से बना है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा, यानी जो नदर्न बाउंड्री है, पर विश्व की सबसे ऊंची व पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई या पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई ये आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसे हिमालय कहा जाता है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी, विश्व की न्यूएस्ट तथा मोड़दार यानी फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन का सीधा सा एक लॉजिक है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती है, और जब कन्वर्ज होती है यानी 2 प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होगी, और जब भी कन्वर्ज होगी तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वहां पर यानी ये प्लेट इस तरफ जा रही है और इसी प्रकार से ये प्लेट इस तरफ जा रही है, तो दोनों प्लेट कन्वर्ज होगी, और जिसमें से जो प्लेट ज़्यादा हैवी होगी वो हैवी प्लेट जो होगी वो हमेशा नीचे सबडक्शन होगा उसका। ये सबडक्शन होने के बाद ये यहाँ पर नीचे चली गई, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर या फिर तो वल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, या बीच में जो भी पदार्थ होगा वो यहाँ पर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये कहलाता है आपका फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन में फोर्स कौन सा लगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा है,
यानी संपीडनात्मक बल लगा है, और इस संपीडनात्मक बल के कारण यहाँ इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ। तो विश्व में जितने भी जगह पर आपको फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं, तो जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं, यानी वर्ल्ड की जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन सभी ऊंची चोटियों में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां जो मिलेगी आपको, वो फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है, फोल्डेड माउंटेन रीजन है। यह भारत के 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2.5 यानी लगभग 2500 किलोमीटर, यानी यहां से लगाकर ये यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस है, ये लगभग आपको 2500 किलोमीटर देखने को मिलती है। उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम 160 से 140 किलोमीटर, यानी अगर इसकी बात करें उत्तर से पश्चिम का अर्थ हो गया कि ये जो है, ये आपको इसकी चौड़ाई के बारे में बता रहा है कि आपको 160 से 400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी, और एवरेज जो हाइट है वो आपको 6000 मीटर्स देखने को मिलेगी, यानी 6 किलोमीटर ऊंचे आपको पहाड़ देखने को मिलेगी। ये एवरेज हाइट है, और एवरेज हाइट के अलावा यहाँ पर अगर टोटल हाइट की बात करें तो 8850 आपको माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रखा है 8850 जो है, 8848 है, लेकिन 50 पर मोहर लग चुकी है लगभग, इसलिए यहाँ पर 8850 लिख रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 8598 जो है वो कंचनजंगा, जो भारत की पूर्णतया भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए कि यहाँ पर दो कंफ्यूजन्स रहता है, वो रहता है यहाँ पर K2 का, ये है K2। अब K2 की जो हाइट है, जिसे हम K2 कहते हैं, तो K2 की जो हाइट है, तो हाइट किस यहाँ पर लिख रखी है 8611 मीटर। अब 8611 मीटर होते हैं, वो इससे अधिक है, यानी 8598 से अधिक है। लेकिन K2 का क्या हिस्सा है कि K2 का ये, यानी ये जो हिस्सा है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भारत का जो अगर मैप देखें तो भारत का ये जो हिस्सा है, देखिएगा, अब ये जो हिस्सा है ऊपर का तरफ, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो हिस्सा है ये है, कहलाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये जो भारत का हिस्सा है, ये वाला, ये है अक्साई चीन, जो चीन के हिस्से में है। तो ये दोनों ही जो कान कह सकते हैं हमारे पास नहीं है, ये है चाइना के पास, और ये है आपके पाकिस्तान के पास। और इसी कारण, यानी इसी स्थिति के कारण अगर आप देखेंगे तो कराकोरम जो है, अगर हम यहाँ पर सर्च करें गार्डविन ऑस्टिन, या इसे कहते हैं K2, देखिएगा ये K2। अब ये जो K2 है वो कहाँ पर है, इसको आप लोकेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो K2 है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर है, यानी ये जो हिस्सा है वो भारत के पास नहीं है, और K2 आई हुई है यहाँ पर। ये जो चोटी है ये वाली, ये कहलाती है K2। अब ये जो K2 है ये भारत के पास नहीं है। अब भारत के पास नहीं है, इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, भारत में स्थित सबसे चोटी इसे नहीं कहा जाता है। तो यही थोड़ा सा फर्क है कि हम K2 को क्या कहेंगे। तो K2 को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी, ये है K2। अब ये जो K2 है ये हमारे पास नहीं है, ये सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो चोटी है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। फिर दूसरा हम और एक क्लियर कर लेते हैं इसके साथ ही साथ, जैसे कि अगर हम बात करें आप माउंट एवरेस्ट की बात करें कि जो माउंट एवरेस्ट है क्या वो भारत की चोटी है, तो
माउंट और एवरेस्ट के बारे में बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है यहाँ पर। अब माउंट एवरेस्ट की बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर देखना चाहूँ कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है या किस में है, तो आप इसको अगर जूम आउट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, नेपाल में। आप देखिएगा नेपाल, और नेपाल के अंतर्गत ये है माउंट एवरेस्ट। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये है हमारे माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल के स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। ये है आपकी ये माउंट एवरेस्ट। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारी चोटियां। अब तीसरी जो है जिस प्रकार से मैं जिक्र कर रहा था, ये तो हो गई आपकी माउंट एवरेस्ट और K2 हो गया। तीसरा जो है कंचनजंगा जिसे कहा जाता है, जो आपके भारत की। अब कंचनजंगा की क्या स्थिति है कि जो कंचनजंगा है वह भारत में स्थित है। यानी कंचनजंगा की अगर हम देखें कि स्थिति कहां पर है, तो ये एक ऐसी, यानी अगर भारत की बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की आप देखिएगा ये कहां पर है आपकी कंचनजंगा। हमने कहा ये आपके ये भारत, ये ठीक है। तो ये यहाँ पर है भूटान और ये है नेपाल। अब भूटान और नेपाल के बीच का ये जो सिक्किम का जो क्षेत्र है, इस सिक्किम के क्षेत्र में आपके यहाँ पर आई हुई है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें हम कई बार लिखते हैं कि वो K2 है या गार्डविन ऑस्टिन है। तो गार्डविन ऑस्टिन अगर हम भूगोल के संदर्भ में देखें तो गार्डविन ऑस्टिन K2 के अंतर्गत K2 जो है वह भारत के स्थित के अंदर स्थित नहीं है। इसके उत्तर में अगर हम हिमालय रीजन की बात करें तो इसके उत्तर में तिब्बत का पठार। अब तिब्बत का पठार कहाँ पर है, अभी हम उसमें मैप में देखते हैं। देखिएगा हिमालय जो रीजन है, अब हिमालय रीजन के अंतर्गत हम यहाँ पर ये हो गया हमारा हिमालय। अब हिमालय के अंतर्गत देखिएगा ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ग्रीन कलर हो रहा है पूरा का पूरा। देखिएगा ये तिब्बत का पठार, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, यानी पूरा का पूरा ये जो भाग है ये तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है, तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है। तो उत्तर में इसके तिब्बत का पठार है। फिर हम गॉर्ज की बात करते हैं। सिंधु नदी का जो गॉर्ज है वो कहाँ पर है, तो सिंधु नदी के गॉर्ज की अगर बात करें तो सिंधु नदी का गॉर्ज का अर्थ हो गया है कि जहाँ से सिंधु नदी जो है वह मूर्ति है। यहाँ पर आप कहीं पर सिंधु नदी को लोकेट कर पाएंगे। तो सिंधु नदी जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से ये हिमालयन रीजन स्टार्ट होती है, ये सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी जो है वो यहाँ से घूमती हुई यहाँ से ये देखिएगा, ये यहाँ से पेशावर और ये यहाँ से स्टार्ट होती है लगभग यहाँ से, यानी यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अब ये जो सिंधु नदी का जो है मोड़, वहां से ये स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट कहाँ जाती है, यानी सिंधु नदी का जो मोड़ है, जैसे कि ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी का जो मोड़ है यहाँ से ये स्टार्ट होता है हिमालय, और दक्षिण में इसके ब्रह्मपुत्र हो गया। सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ यानी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे सांगपो कहा जाता है। ये सांगपो नदी यहाँ से ये इस प्रकार से घूमती हुई चलती है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक लगभग कितने 2500 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैली हुई है। इस पर्वतमाला का फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच में, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत इस प्रकार की अगर लाइनें खींच दी जाए तो 22 लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप इस प्रकार से तय कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं, इस पर्वतमाला को 4 समानांतर भागों पर बांटा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार से 4 समानांतर भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर ये देखिएगा कि हिमालय किस प्रकार से बना है। तो हिमालय के बनने की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, ये देखिएगा ये इंडियन प्लेट है और इंडियन प्लेट इस प्रकार से आगे की तरफ मूव करती है। यानी अगर हम देखें
तो ये जो है ये तो है हमारा एशिया, ठीक है, एशिया या यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। अब एशियन जो प्लेट है, उस एशियन प्लेट की तरफ ये जो प्लेट है ये है हमारी इंडियन। अब इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट की तरफ मूव करती है, अब किस प्रकार से मूव करती है तो आप देखिएगा ये इस प्रकार से मूव होती है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हिमालय बन रहा है। अब हिमालय कैसे बना तो इस प्रकार से देखिएगा, इंडिया और इंडिया के बाद ये हिमालय और हिमालय के बाद ये है तिब्बत, यानी यहाँ पर जो बना है वो बन गया आपका तिब्बत। ये बीच में जो पहाड़ यहाँ पर खड़े हुए वो है हिमालय और यहाँ पर है आपका भारत। अब भारत की जो प्लेट है वह इस तरफ चलती है, यानी आपके एशियन प्लेट की तरफ चलती है। शायद आपको पता होगा कि एक थ्योरी चलती है, जैसे कि नेक्स्ट की स्लाइड में इसको मैं वापस चला देता हूं, आप देखिएगा, रुकिएगा एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड को एक बार हम वापस चलाते हैं और इसको समझिएगा कि ये किस प्रकार से ये इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट इस प्रकार से मूव होती है और जब एशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर जो जियोसिंक्लाइन है एक हिस्सा नीचे टूट कर गिर गया और ये जो कचरा है देखिएगा, ये जो कचरा है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये जो कचरा होता है इसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। अगली स्लाइड में आप देखिएगा कि भारतीय प्लेट किस प्रकार से यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पर इस प्रकार से हिमालय बने, इस प्रकार से इंडियन प्लेट टकराती है और टकराने के बाद बीच में से इस प्रकार से पहाड़ उभर कर ऊपर आ जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। इसी को इस प्रकार से इंडियन प्लेट है, इक्वेटर को पार करके यहाँ से इस प्रकार से टकराती। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास हम कर लेंगे।